मैं यानी रामटे के जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना। आज 12वीं कक्षा की एक कविता है जिनका नाम है पतंग। उस पतंग के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी बताऊंगा। पतंग के जो उद्देश्य है, पतंग इस कविता के जो सामान्य उद्देश्य है और विशिष्ट उद्देश्य है, वो सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य के बारे में ही थोड़ी सी अल्पशी आपसे आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। पतंग उड़ाने वाले बच्चों की प्रसन्नता का वर्णन करना है। दूसरी सामान्य उद्देश्य उनका ये है, बालकों की कोमल चंचलता और एवं निर्भीकता का वर्णन करना। तीसरी उसकी सामान्य उद्देश्य है, पतंग उड़ाते बालकों के क्रियाकलाप का स्वाभाविक वर्णन करना। चौथी उनका उद्देश्य है, कविता के द्वारा कवि के विचारों एवं भाव को छात्रों को अवगत कराना। बालकों के स्वाभाविक व्यवहार की जानकारी देना। ये कविता के सामान्य उद्देश्य या व्यक्त किए गए हैं। अभी कवि परिचय के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कवि का नाम है आलोक धनवा। जन्म 1948 ईस्वी में मुंगेर राज्य बिहार। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित की गई, भीगी हुई लड़कियां, बुनों की बेटियों से प्रसिद्ध, दुनिया रोज बनती है। ये उनका एकमात्र, और दूसरा आखिरी है एकमात्र संग्रह। ये एकमात्र संग्रह से ही ये पतंग ये कविता ली गई है। कवि आलोक धनवा जी है, उनको कुछ प्रमुख पुरस्कार भी दिए गए हैं। राहुल सम्मान ये पुरस्कार दिया गया है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान दिया गया है। बनारसी प्रसाद भोजपुर सम्मान और पहल सम्मान, इन सम्मान से ही उनको विभूषित किया गया है। अभी जो पतंग की विशेषता ये दी गई है, कवि ये चाहता है बालक और पतंग उनमें दोनों में जो संबंध है, ये विशेषतौर बालकों के द्वारा पतंग का जो वर्णन किया गया है, बालकों की जो विशेषता है, उनकी उमंग है, उनकी चंचलता है, उनकी निडरता है, उनका वर्णन इस पतंग इस कविता में एक स्वाभाविक तौर पर वर्णन कवि ने किया है। अभी देखते हैं कवि की कुछ पंक्तियाँ दी गई है। कभी हम अभी कविता चालू कर लेते हैं। सबसे तेज बौछारी गई भादो गया सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछारी गई भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। अभी सबसे तेज बौछार गई, यानी बरसात चला गया है। बरसात जो मौसम था, बरसात का मौसम चला गया और भादो आ गया। भादो भी गया है। भादो के बाद आ जा शरद ऋतु। शरद यानी चौथी मुद्दे है, शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद का यह मानवीकरण किया गया है, यानी शरद ऋतु आ गया है। अभी बरसात का जो भादो बरसात के दिनों का जो भादो मास है, इस भादो मास में काफ़ी हद तक काला आसमान रहता था, काले काले बादल रहते थे, सूरज का दर्शन भी नहीं होता था। और बादल इसके बरसात ऋतु के बाद जो शरद ऋतु आ गया, शरद ऋतु में काफ़ी हद तक आसमान पूरा साफ हो गया, नीला नीला आसमान हो गया और ठंडी ठंडी हवा भी बहने लगी है। एक सुखद ऐसा मौसम वहाँ हमें अंकित दिखाई देता है। और इन्हीं वजह से अभी सवेरा हुआ है। बरसात के दिनों में सूरज दिखाई नहीं देता था, लेकिन बरसात जाते ही, भादो माह जाते ही, बरसात का माह जाते ही, किस तरह से शरद ऋतु आते ही आकाश निरभ्र हो गया, आकाश में ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी है। और बादल न होने का कारण क्या होगा, जो सूरज है, सूरज के दर्शन भी होने लगे। इन खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ। अभी जो लाल सवेरे का तात्पर्य, अभी सवेरा होने के पहले जो सूरज की किरणें है, सुवर्ण रूप सोने के समान दिखने वाला, चमकने वाला जो सूरज होता है, वो कैसा, सूरज निकलने के पहले आसमान का जो पूरा माहौल कहेंगे, वातावरण कहेंगे, लाल लाल दिखाई दे रहा है। और वो कैसा दिखाई दे रहा है, खरगोश के आंखों के समान दिखाई दे रहा है। खरगोश जैसे, खरगोश का जो आँखें जो होते हैं, या खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा, यानी यह उपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। अभी शरद ऋतु आ गया, पुलों को पार करते एक के बाद, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है। इन ऋतुओं के अनुसार किस तरह से जो प्रकृति का रूप और सौंदर्य है, वो भी अक्सर बदलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। इन्हीं वजह का हमें प्रकृति के साथ साथ यह मानवीकरण का अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ये लड़के के नाम, शरद ऋतु भी है और शरद केवल बालक भी है, नटखट बालक है। अभी बरसात के दिनों में चारों से बारिश है, गंदगी है, कीचड़ है, दलदल है, इनके कारण साइकिल चलाना भी काफ़ी हद तक कठिन हो गया था। लेकिन बारिश चले जाते ही जो ठंडी ठंडी हवा है, ठंडा ठंडा मौसम है, और ये बच्चों का बालमन है,
और बच्चों का बाल मन होने के कारण उस बाल मन के ऊपर उसका काफ़ी मात्रा में प्रभाव पड़ता है। और इनमें से बच्चे कैसे अपने घरों से बाहर निकले हैं, किस तरह से साइकिल बजाते हुए, इनमें से शरद आया पुलों को पार करते हुए, जो छोटे मोटे पुल है उन पुलों को पार करते हुए किस तरह से शरद भी अपने घरों से बाहर निकला है। यानी शरद पुलों को पार करते हुए इस शरद इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अभी चमकदार साइकिल है, दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो लाल सवेरा है पुलों को पार करते हुए चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए है, ये इन वाक्यों में अगर हम देखेंगे तो कभी दृश्य बिंब का दिखाई दे रहा है हमें, सूरज दिखाई दे रहा है, उसके बाद पुलों को पार करते हुए बच्चे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, साइकिल तेज चलाते हुए बच्चे आ रहे हैं। ये जो हमें हम आंखों से देख रहे हैं, इन तीनों पंक्ति में हम देखेंगे तो यहाँ दृश्य बिंब का ही प्रयोग है। इस पूरी कविता में बिंबों का काफ़ी हद तक प्रयोग हुआ है। अभी घंटी बजाते हुए जोर जोर से, अभी घंटी बच्चे कैसे आ रहे हैं, बच्चे तो बिल्कुल नटखटे नादान है, चंचल है, बच्चों में उमंग है। उनके उमंग के कारण ही तो बच्चे क्या कर रहे हैं, मस्त अगर घर को बाहर निकले साइकिल चलाते हुए और तेज घंटी भी जो घंटी बजाते हुए वो बाहर निकले, यानी घंटी बजा आवाज़ आ जाना। अभी दृश्य तीन प्रकार के, बिंब तीन प्रकार के हैं। एक तो दृश्य बिंब है जो हम आंखों से देखते हैं, उसे दृश्य बिंब कहेंगे। अगर हमें आवाज़ आ रही है तो जो आवाज़, कानों को हम आवाज़ सुनते तो श्रव्य बिंब है। और हाथों को अगर हम हाथों के द्वारा स्पर्श करते, कुछ मुलायम है, कुछ नरम है, कुछ गर्म है, कुछ खुरदरा है, उसको हम क्या स्पर्श बिंब कहेंगे। बिंब के तीन प्रकार यहाँ व्यक्त हुए। तीनों बिंब का प्रयोग हुआ है इस कविता में। दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है, सर्वे बिंब का प्रयोग हुआ है और स्पर्श बिंब का भी प्रयोग यहाँ हुआ है। और इनके घंटी की आवाज़ आ रही है, बच्चे बिल्कुल शांति से नहीं जा रहे हैं, घंटी बजाते हुए, शोर करते हुए, आवाज़ करते हुए, चिल्लाते हुए बच्चे आगे जा रहे हैं। चमकीले इशारे से बुलाते हुए, अभी चमकीले इशारे का तात्पर्य उसमें उमंग है, इच्छा है, एक चमक है। जैसे आज तक जो बरसात का जो मौसम था, भादों का जो महीना था, माह था, उसमें का तो बादल थे, यानी मौसम में भी चमक नहीं थी। लेकिन बरसात निकल जाती, जो ठंडी का जो मौसम आ गया है, ठंडी शरद ऋतु आ गया, इस ठंडी के शरद ऋतु में एक चमक है, एक ताजगी है, एक नया उमंग है, नई इच्छा है। और इसी इच्छा का प्रतीक तौर पर ये बच्चों का यह वर्णन किया गया। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, अभी जोर जोर से दो शब्द का, दोनों समान शब्द है और दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनमें से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी यह प्रयोग हुआ है। एक घंटी बजाते हुए ये सर्वे बिंब का प्रयोग किया गया है और साथ साथ जोर जोर से जो बच्चे आ रहे हैं, बजाते हुए घंटी बजाते आ रहे हैं, जोर जोर जो दोनों समान शब्द है। और इन्हें दो अगर युग्म शब्द है, समान शब्द है, ऐसा समान शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अभी झुंड है बच्चों का सही में, ये 10-12 साल के 15 साल के जो लड़के होते हैं उसमें उमंग है, इच्छा है, कुछ करने की इच्छा होती है। और अपने जो बाल मानस की जो मनोदशा है, उस मनोदशा का भी कवि ने यहाँ वर्णन किया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, देखो इसमें एक शब्द का प्रयोग किया, मुलायम बनाना। ये स्पर्श, जब तक हम मुलायम कैसे पहचानेंगे, अगर हाथों से छुएंगे हमें, अगर हाथों से छू लेते हैं तो हमें पता चलता है ये बिल्कुल मुलायम है, नरम है, ये ठंडा है, ये गर्म है। तो ये जो भाव, जो पहचानने के जो ये है गुण है, उस गुण के आधार पर आकाश को इतना मुलायम बनाना है। अभी आकाश कभी मुलायम, आकाश का तो मुलायम है या नहीं है, लेकिन पतंग जब आसमान में पतंग उड़ती है तो लगता है ये आसमान हमारा है, एक मुलायम नरम ऐसा आसमान है। नरम आसमान का भी यहाँ वर्णन किया गया। और मुलायम शब्द का प्रयोग करने का कारण ये स्पर्श बिंब क्या है, जैसे घंटी बजाना है, श्रव्य बिंब है, आपको ये सवेरा देखना है, आसमान देखना है, साइकिल चलाते हुए बच्चों को देखना है, ये दृश्य बिंब है, हम आंखों से देख रहे हैं। तो इन्हीं वजह से कानों से सुन रहे तो घंटी बजाना है, यह सर्वे बिंब का प्रयोग किया गया। और मुलायम है, अच्छा आकाश को किस तरह बच्चों ने मुलायम बना दिया है अपने पतंग के द्वारा, इसकी जानकारी इस कविता में दी गई है। हाँ, पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमाने उड़ सके, कि शुरू हो सके चींटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अभी दूसरी 4 पंक्ति में जानकारी देगी कि पतंग ऊपर उड़ सके। अभी बच्चों किस तरह से बच्चों ने पतंग बनाई है, और पतंग बनाने के लिए एक बाँस है, बाँस की कमचियाँ बनाई है, उसको कमाने दी दिए, और एक रंगीन कागज़ है, उस कागज़ उसके ऊपर, कागज़ के ऊपर ये बाँस की कमचियाँ है वो चिपका दी है और उसको एक चीज़ बना दी है, उस चीज़ का नाम दिया गया पतंग है। और दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। और सही में उस समय, अभी तो काफ़ी मात्रा में मौसम बदल गया है, मौसम का तात्पर्य ये युग बदल गया है, ये दौर बदल गया है। पहले के दौर में एक बालसमन की जो क्रीड़ा थी, खेलते, ये पतंग काफ़ी मात्रा आसमान में, बच्चे रंगी बिरंगी आसमान पतंगों से घिर जाता था, पूरा आसमान रंगीत ऐसे कागजों से, रंगी बिरंगी पतंगों से घिर जाता था। और इन वजह से एक ऐसी बच्चों की एक दुनिया, बिल्कुल देखो बच्चे अपना खाना पीना छोड़कर, भूल कर भी लगातार पतंग उड़ाने के अपने खेल में बिल्कुल मस्त रहते थे, दंग रह जाते थे।
है ना। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमान उड़ सके। कि शुरू हो गई सिटिया, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक। अभी तितलियाँ का जैसे आसमान में शरद ऋतु में काफ़ी मात्रा में घास आ जाती है, फूल आ जाते हैं, उसमें रंग बिरंगी, धरती पर रंग बिरंगी तितलियाँ हमें दिखाई, उड़ती हुई तितलियाँ दिखाई देती है। उसी तरह से आसमान में की रंग बिरंगी कागजों से बने हुए जो तितली पतंगे हैं वो उड़ती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा लगता है कि दो दुनिया, एक तो धरती की दुनिया, तितलियों की दुनिया है, और एक आसमान में उड़ती हुई तितलियाँ, ताकि जैसे जैसे आसमान में जब पतंग उड़ती है तो उसका आकार भी छोटा, जैसे तितलियाँ छोटी दिखती है वैसे पतंग भी छोटी छोटी दिखाई देती है। इसलिए दो दृश्य का वर्णन किया गया, एक तो आसमान का दृश्य का वर्णन किया गया, और धरती पर जो पेड़ पौधे हैं, फूल है, पेड़ों छोटे छोटे पौधों पर जो फूल आए हुए हैं, उन फूलों के ऊपर जो तितलियाँ मंड रही है, ताकि पतंग भी स्थिर नहीं रहती, हवा के झोंके से इधर उड़ती रहती है, उसी तरह तितलियाँ भी इधर उधर उड़तियाँ आसमान में उड़ रहे हैं। अभी उस जो पंक्ति देखे, उस पंक्ति के कुछ शब्द है। भादन घनघोर बारिश का, बरसात का माह है। शरद यानी सर्दी ऋतु का प्रथम मास कहेंगे, यानी सर्दी ऋतु आरंभ हो गया। शीत ऋतु कहेंगे, ठंडी का एक गुलाबी ठंडी कहेंगे, ठंडी का महीना चालू हो गया। किलकारियाँ मारना है, खुशी आनंद और खुशी से चिल्लाना है। नाजुक यानी कोमल है, नरम है, यानी किस तरह नाजुक दुनिया, आसमान की एक रंगीन दुनिया है और धरती की रंगीन दुनिया के बारे में जानकारी देगी। उसमें विशेष थोड़ा उसकी विशेषता क्या है, अभी शब्द दिए विशेषता है। शरद या फूलों को पार करते हुए, या मानवीय शरद मानवीय शब्द दिया गया। एक शरद ऋतु का भी नाम है, और शरद ये बालकों के भी नाम है, बालकों का नाम है। और ये जहाँ भी मानवीय हाव भाव है, मानवीय अंग है, मानवीय नाम आ जाते हैं, मानवीय भाव आ जाते हैं, ऐसे अगर पंक्ति में शब्द आ जाते हैं, वर्णन किया जाता है, मानवीय भावों का, हाव भाव का वर्णन किया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होता है। देखो, खरगोश की आंखों जैसा सवेरा हो गया, या उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया, ताकि जो सूरज निकल रहा है, सूरज के खरगोश का आंखों की उपमा दी गई है, इसी वजह से उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया। अभी जोर जोर से या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। सुंदर पूरी की पूरी इन पंक्तियों में सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया, दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया, श्रव्य बिंब का प्रयोग किया गया है, और स्पर्श बिंबों का भी प्रयोग किया गया। और साथ साथ उन्होंने ये किया गया, बालकों के जो व्यवहार के जो व्यवहारिक स्वाभिमान है, तो स्वाभिमान कहेंगे, स्वभाव कहेंगे, स्वाभाविक वर्णन क्या, उसका बच्चों का स्वाभाविक वर्णन, जो मन उठने वाले भाव होते हैं, उनका वर्णन इस कविता के अंदर करने की कोशिश जरूर की गई है। अभी इसमें देखो, ये बिंब के बारे में भी विशेष जानकारी दी गई। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, या दृश्य बिंब हो गया। पुलों को पार करते हुए, या भी दृश्य बिंब दिखाई देता कि बच्चे पुल पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपनी नई चमकीली साइकिल, चमकदार से साइकिल, अभी नई साइकिल आई, चमक रही है, ताकि आज तक तो आसमान में बादल थे, सूरज की किरणें भी नहीं आ रही थी धरती पर। अभी साइकिल जो सूरज की किरणें के कारण साइकिल चमक रही है, और वो दिखाई दे रहे हमें, इसी वजह से दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, अभी घंटी बजाना है, आवाज़ आना है, हमारे कानों को सुनाई देना है, यानी श्रव्य बिंब का प्रयोग किया गया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अभी बच्चों एक दूसरे से इशारा करते हुए, आवा करके हाथों के इशारे के द्वारा बच्चों को अपने दोस्तों को बुला रहे हैं, या दृश्य बिंब का भी प्रयोग किया गया। आकाश को इतना नरम मुलायम बनाते हुए, अभी मुलायम शब्द का प्रयोग किया गया इसमें। तो यह स्पर्श बिंब है, हाथों को छूकर पतंग ऊपर उड़ सके, या भी दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। अभी जो कविता का उर्वरित जो हिस्सा है, वो हिस्सा हम कल के इसमें जरूर देख लेंगे। यही भाग है, कल भाग 2 चालू कर लेते हैं, और उर्वरित जो कविता बची हुई है उनको कल हम पूरा कर लेते हैं।